भारत गांवों का देश है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहते थे कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है। लेकिन जैसे जैसे हम विकास की दौड़ में आगे बढ़ते चले गए, कहीं ना कहीं गांव पीछे छूटते चले गए। आज के दौर में हम स्मार्ट सिटी को लेकर बात कर रहे हैं। देश के हर युवा से अगर बात की जाए तो कोई ना कोई स्मार्ट सिटी के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी दे ही देता है। लेकिन ऐसे में हमारे देश के 2 युवाओं ने गांवों के महत्व को समझा और उन्होंने स्मार्ट गांव को लेकर बात की। उन्होंने स्मार्ट गांव के जरिए किसानों को जोड़ने की कोशिश की, गांव में किस तरीके से रोजगार बढ़ें इसके लिए कोशिश की, महिलाएं कैसे आगे बढ़ें, कैसे पढ़ें इसके लिए कोशिश की और उनकी ये कोशिश आज साकार हो रही है। पिछले कुछ दिनों पहले आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मन की बात कार्यक्रम में भी उन 2 युवाओं का नाम सुना होगा। आज उन्हीं युवाओं से हम आपको मिलाने जा रहे हैं। हमारे साथ आज के 2 खास मेहमान हैं। रजनीश बाजपेयी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ योगेश साहू जी भी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। आप जो कार्य कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कि पूरे देश में उससे उत्साह है, लेकिन आपकी ये जर्नी कैसे रही, कैसे इसकी शुरुआत हुई, तमाम सवाल मेरे मन में हैं। ये बताइए रजनीश जी, जहाँ तक मुझे आपके बारे में पता है कि आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, वो भी अमेरिका में रहते हुए आपने अपने गांवों के लिए सोचा, तो ये आइडिया, ये विचार आपके मन में कैसे आया? एक्चुअली भले ही हम अमेरिका में गए, लेकिन हमें अपनी मातृभूमि से जुड़ाव तो हरदम से रहा। हमारे जो संस्कार थे जो हमने यहाँ से लिए, तो और हरदम ही मातृभूमि के लिए हम लोग करना चाहते थे। और एक्चुअली हम दोनों दोस्त जब कॉलेज टाइम में भी हम दोनों हरदम डिस्कस किया करते थे कि नहीं यार, हमें सोसाइटी के लिए करना है। और चूँकि हम लोग गांव के बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो हमें गांव के लिए तो कुछ करना था। और जब 2015 में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी यूएस आए थे और सैन जोसे शहर में हम प्रवासी भारतीयों को संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने अपने भाषण में ब्रेन ड्रेन से ब्रेन गेन की बात की थी। और आपको बताऊं, वो जो उनका भाषण था और हम लोगों के साथ उन्होंने जो इंटरेक्ट किया था, वो इतना इंस्पायरिंग था कि हम सभी एनआरआई जब उसको सुने, तो वहाँ से जब हम बाहर निकलते तो हमें रोना आ गया था कि सच में हमें मातृभूमि के लिए कुछ करना चाहिए। और फिर वहीं से हमने योगेश से बात की और हम दोनों दोस्तों ने मतलब मिल करके एक कॉन्सेप्ट बनाया और वहीं से हमारा स्मार्ट गांव का जन्म हुआ। अच्छा, स्मार्ट गांव डेवलपमेंट फाउंडेशन, तो जैसे अभी बताया रजनीश जी ने कि आप दोनों की फ़ोन पर बात हुई और इसके बाद आपने सोचा कि दोनों को इसमें आगे बढ़ना है, मिलकर काम करना है। लेकिन पायलट प्रोजेक्ट जो है वो कब शुरू हुआ आपका? जी, तो जब हमने ये कॉन्सेप्ट सोचा तो हमारे मन में विचार था कि हमें ऐसा प्रोजेक्ट करना है जिसके थ्रू हम विलेजर्स के लाइफ में क्वालिटी इंप्रूव कर सके। तो हमारा ऑब्जेक्टिव था टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ विलेजर्स। इसलिए ये कॉन्सेप्ट हमारा स्मार्ट गांव बना कि हमें उन्हें स्मार्ट बनाना है। तो जब ये बात शुरू हुई तो हमने सोचा अब ये स्मार्ट गांव का कॉन्सेप्ट है, हम गांव चुनते हैं। तो जो गांव था पहला, वो हमने तौधकपुर को चुना, जो कि रजनीश भाई का गांव है। अच्छा। और इनके जो बड़े भैया हैं कार्तिकेय शंकर बाजपेयी जी, वो वहाँ के सरपंच थे। तो पहला पायलट करने के लिए हमें लगा कि पहला हमारा गांव ही होना चाहिए, ताकि हमें जो रिक्वायर्ड सपोर्ट है वो मिले, एक ट्रस्ट बिल्ड हो, ताकि हमारा जो पायलट है वो स्मूथ रन करे। इसलिए हमने तौधकपुर को पहला पायलट के लिए रूप में चूज़ किया और उस पर काम शुरू किया। तो कितने गांवों को आप चुन चुके हैं अब तक? कितने गांव आपके साथ जुड़ चुके हैं रजनीश जी? अभी हमारे साथ हमने जो स्टार्ट किया था तौधकपुर से, और उसका जो काफ़ी जब लोगों ने देखा और उससे इंस्पायर हुए, तो उसके बाद से कई 10 गांव फिर उसमें ऐड हुए। जो इस मॉडल, जो स्मार्ट गांव मॉडल है हमारा, उसको उसके अकॉर्डिंग वो लोग उस पर डेवलपमेंट कर रहे हैं। और धीरे धीरे अभी हम 20 से ज़्यादा गांव में कर रहे हैं। और अभी तो फ्यूचर में हमारा टारगेट काफ़ी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा देश के अपने गाँव को
हम स्मार्ट बनाने की कोशिश करेंगे। गाँव को स्मार्ट बनाने की जो प्रक्रिया है आपकी निरंतर ये जारी है। आपने कहा कि कई सारे गांव हैं जो जुड़ चुके हैं आपके साथ, लेकिन बाकी गांव जो जुड़ना चाहते हैं आपके साथ, आपके फाउंडेशन के साथ, या फिर आपने जो स्मार्ट गांव ऐप बनाई है उसके साथ, तो क्या कुछ प्रोसेस होता है इसका, वो बताएं। देखिए, हमारे पास 6 लाख से ज़्यादा गाँव हैं जी। और अगर इसको एक विस्तार लेवल पे, स्केल लेवल पे काम करना है तो टेक्नोलॉजी का उपयोग बहुत ज़रूरी है। तो हमने इसलिए टेक्नोलॉजी को चुना, हमने स्मार्ट गांव ऐप बनाया। और स्मार्ट गांव ऐप जो है उसमें एक फीचर है कि अगर कोई गांव अपने आप को स्मार्ट गांव बनाने के लिए रजिस्टर करना चाहता है तो हमारे ऐप या हमारे वेबसाइट के माध्यम से वो अपनी सारी जो जानकारी है गांव की, गांव कहाँ है, किस लोकेशन पे कितने लोग हैं, सरपंच कौन है, उनके कॉन्टेक्ट डिटेल, वो सारी इन्फॉर्मेशन हमारे ऐप में डालते हैं और वहाँ से ये हमारी टीम तक पहुँचता है। फिर उसका एक ऑडिट होता है, एक सर्वे होता है, जो भी स्मार्ट ऐप के माध्यम से ही हम वो सर्वे कंडक्ट करते हैं। और प्रॉपर एक प्रोसेस होता है कि उस गांव का पूरा जो करंट स्टेटस है कि क्या स्टेटस है, किस लेवल पे है, मूलभूत सुविधा है कि नहीं, पानी का क्या स्टेटस है, बिजली का क्या स्टेटस है, स्कूल का क्या स्टेटस है। एक गांव को अगर आदर्श गांव, उसके बाद स्मार्ट गांव बनाना है तो उसमें कितनी प्रक्रिया करनी होगी, ये पहले हम इसका पूरा खाका बनाते हैं, जो हमारे पर्सनल विजिट, हमारी टीम के विजिट और ऐप के माध्यम से पहला पड़ाव ये होता है कि वो गांव का सर्वे हो, उसकी डिटेल पूरी आए हमारे पास। और हाँ, इसी में जब हम बात करते हैं, जैसे आपने बताया, ये तो प्रोसेस हुआ, लेकिन उससे पहले उस मॉडल को भी समझना जरूरी है कि स्मार्ट गांव मॉडल क्या है। तो स्मार्ट गांव मॉडल को अगर हम इस ढंग से समझें कि इसको हम एक मानव शरीर से कंपेयर करते हैं। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व प्रभु रचित अधम शरीरा। जैसे 5 तत्वों से हमारे मानव शरीर की संरचना होती है, वैसे किसी गांव को स्मार्ट गांव बनने के लिए 5 एलिमेंट्स होने चाहिए। वो है स्वच्छ, सुंदर, साक्षर, स्वस्थ और स्वावलंबी। अगर ये 5 एलिमेंट्स हैं तो वो गांव ऑटोमेटिकली स्मार्ट गांव बन जाएगा। तो हम लोगों ने जब ऐप डिज़ाइन की तो इस बात को ज़रूर ध्यान रखा कि इसके अकॉर्डिंग्स हमारे जो प्रोग्राम्स हों, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, उसके अकॉर्डिंग बने, जिससे हम गांव का सर्वांगीण विकास कर सकें। लेकिन ये बताइए कि जैसा कि लगातार हम ऐप को लेकर, आपकी फाउंडेशन को लेकर बात कर रहे हैं, लेकिन लोग जाएं कहाँ, वेबसाइट कैसे ढूंढें, ऐप को कैसे ढूंढें, कहाँ जाना होगा, वो प्रोसेस तो बताइए। एप्लीकेशंस जो होते हैं, हमारा एप्लीकेशन एंड्रॉयड में बना हुआ है। वो गूगल प्ले स्टोर में है। तो जो भी एंड्रॉयड एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, सॉरी एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं, वो गूगल प्ले स्टोर में जाते हैं और वहाँ पे स्मार्ट गांव लिखें तो उनको एप्लीकेशन मिल जाता है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और उस पर रजिस्टर कर सकते हैं। अगर गूगल पे भी वो स्मार्ट गांव लिखते हैं तो हमारा वेबसाइट आ जाता है, वहाँ जाके वो रजिस्टर कर सकते हैं। और भी बहुत सारे माध्यम हैं, जैसे कि हमारे कॉन्टेक्ट डिटेल्स हैं, है ना, व्हाट्सएप नंबर है, उसके थ्रू हमारी टीम से वो कनेक्ट कर सकते हैं और वो हमारी टीम उनको असिस्ट करती है कि वो किस तरीके से अपने गांव के बारे में जानकारी हम तक पहुंचाएं। हमारे सोशल मीडिया पेजेस हैं, हमारे स्मार्ट गांव के फेसबुक पेज है, लिंक्डइन है, यूट्यूब है, तो तमाम सोशल मीडिया में हमारी प्रेजेंस है। उसके थ्रू भी बहुत सारे जो गांव के लोग हम तक पहुंचते हैं, रीच करते हैं, हमसे कांटेक्ट करते हैं और फिर हम उनकी जानकारी सही तरीके से इकट्ठा करते हैं और हमारे रिकॉर्ड में बनाते हैं। एंड इसके साथ में ये है कि जैसे सोशल मीडिया में हम ये भी अपील कर रहे हैं कि अगर आप गांव, जो भी युवा या जो भी गांव के लोग गांव का विकास कर रहे हैं, अगर वो करें और स्मार्ट गांव हमारा जो हैंडल है उसको टैग करें, तो भी हम लोग अगर उनका विकास देखते हैं, हमारी टीम देख रही है, और तो उनको डेफिनेटली कांटेक्ट करके हम लोग गांव को कैसे नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं उसके बारे में। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। महाराष्ट्र के गांव है चितली करके जी। तो जब मोदी जी ने मन की बात में स्मार्ट गांव का उल्लेख किया, इसको एक्नॉलेज किया, तो ऑब्वियसली ये 100 करोड़ से ज़्यादा लोग मन की बात को फॉलो करते हैं, सुनते हैं, तो वहाँ तक ये बात पहुँची। तो उसके बाद काफ़ी लोग स्मार्ट गांव को सर्च करने लगे और देखने लगे, समझने लगे कि भाई इतना अच्छा मॉडल है जो प्रधानमंत्री जी खुद इसकी तारीफ़ कर रहे हैं, तो क्यों ना हम इनसे जुड़े। तो जो मैंने गांव बताया चितली, जो कि महाराष्ट्र में है, उन्होंने सोशल मीडिया में हमसे कांटेक्ट किया कि सर मेरा ये गांव है और सतारा के पास है और हम इतना मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि हम कैसे स्वच्छता अभियान करते हैं, क्या क्या मेहनत कर रहे हैं वो ऑलरेडी, और फिर वहाँ से हमें पता चला और फिर हमने उस गांव को पिक किया। तो इस तरह से मतलब
एक एग्जाम्पल है कि गांव किस तरह से आ सकते हैं। फाउंडेशन के जो लक्षित क्षेत्र हैं वो क्या कुछ हैं, और ये भी बताइए कि जब आपने इसकी शुरुआत की तो जाहिर सी बात है कि हर चीज़ की जब शुरुआत करते हैं तो कुछ लोग कहते हैं अरे अच्छा है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं ठीक है, ये क्या कर रहे हो आप, तो अमेरिका में रहते हो, ये सब करने की क्या ज़रूरत है। जाहिर सी बात है कि बहुत से लोगों ने ऐसा भी बोला होगा आपको, लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आप के बारे में जिक्र किया मन की बात में, तो उसके बाद लोगों में किस तरीके का उत्साह आया है और आप लोगों में कितनी एनर्जी आई, पहले से डबल या वैसी ही है? नो डेफिनेटली हम लोगों में डबल क्या कहें 10 गुना एनर्जी आई कि और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहते हैं। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। एक्चुअली मोदी जी ने जब इसको मन की बात में बोला तो उसके बाद ये चिंगारी का काम किया। हाँ। और ये कई एरिया में लोगों को आप जो उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि किसी रीजन से हमारे अंदर करने की इच्छा है बट हमारे उसमें कालिक जम जाती है और हम लोग धीरे धीरे इसको करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते समय के कारण, किस परिस्थितियों के कारण, बट जब समय आता है तो डेफिनेटली हम इस पे करना चाहिए। हाँ। इस वाक्य को सुनने के बाद आपको बता दूं बहुत सारे जो हमारे साथी और अलग अलग जगहों पे रहते हैं, कोई यहाँ पे मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं, जो अलग अलग विदेशों में चाहे यूके हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, यूएस हुआ जी, जो हमारे भारतीय थे वो आगे आए और उन्होंने कहा इस मॉडल को समझने लगे कि क्या है, और कहा कि रही हम तो काफ़ी समय से गांव हम करना चाहते थे सोसाइटी के लिए और ये इससे हमको काफ़ी प्रेरणा मिली है और हम करेंगे। आपको विश्वास नहीं होगा आज हमारे साथ कई देशों के एनआरआई से जुड़ गए हैं जो गांव के विकास में लगे हैं। हाँ। और रही बात जब दूसरी आती जो मन की बात से और एक बड़ा इम्पैक्ट हुआ कि ये जब मन की बात में ये आया, स्मार्ट गांव का जिक्र आया, तो मध्य प्रदेश के दमोह जिले के एक हमारे युवा साथी हैं अनुज वाजपेयी जी, उनका गांव है स्मार्ट गांव लाइक पड़रिया थोबन। वहाँ पे उन्होंने जब इसका जिक्र सुना, उन्होंने हम लोगों से कांटेक्ट किया और इसको बारीकी से समझा और इस मॉडल के अनुरूप हम लोगों के साथ मिल करके उन्होंने अपने गांव की पूरा दिशा और दशा ही बदल डाली। आज वो स्मार्ट गांव पड़रिया थोबन मध्य प्रदेश का आप बता रहा हूँ, वो एक स्वच्छता और सुंदरता का एक नया मिसाल बन गया। वहाँ के लोग प्राउड फील कर रहे हैं और वो चिंगारी ये हुआ कि वहाँ के आसपास के जो युवा हैं वो भी आगे आ रहे हैं। स्मार्ट गांव बन्ना बन रहा है, चाहे नोटा हुआ, ये आसपास के जो जबेरा हुआ, वहाँ के सब युवा लगातार इसमें लगे हुए हैं कि हमें ये गांव को मिसाल तो आप भी बन गए हैं ना, आप दोनों लोगों के लिए, क्योंकि स्मार्ट सिटी का दौर है, स्मार्ट सिटी की लोग बात भी करते हैं, आप स्मार्ट गांव की बात कर रहे हैं, स्मार्ट गांव का कॉन्सेप्ट आप लेकर आए। तो जैसा कि अभी आपने यहाँ पर बताया, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो विदेश में आपके साथ रहते हैं और उनका भी कहना है कि हमको गांव से जुड़ना है, तो उनके लिए भी कुछ आइडिया आप लेकर आए हैं कि उनको वापस अपने देश में लेकर आना है? नहीं, हमारा यही है कि डिजिटल इंडिया ने एक बताइए बहुत बड़ी क्रांति ला दी है। आज गांव-गांव में ऑप्टिकल फाइबर से इंटरनेट पहुंच गया है। हाँ। लोग काफ़ी कनेक्ट हो रहे हैं। हाँ। तो अब ये मैटर नहीं करता आप यहाँ पे हैं या विदेश में हैं, डायरेक्टली कनेक्ट हो जाइए। हाँ। आप यहाँ मातृभूमि से जुड़ रहे हैं और वहाँ पे किसी न किसी तरीके से, क्योंकि सब जो अपनी एक्सपर्टीज़ है उसके साथ हेल्प कर रहे हैं। जैसे हमारा जो स्मार्ट गांव मेंटर्स प्रोग्राम है, उससे कई सारे एनआरआई एज ए मेंटर बने और बच्चों को वहाँ पे जो गांव के बच्चे हैं उनको अलग अलग चीज़ों की ट्रेनिंग दे रहे हैं। योगेश जी, स्मार्ट ऐप के बारे में हम आपसे संक्षेप में समझना चाहेंगे ताकि हमारे तमाम जो दर्शक इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो भी इसको विस्तार से समझ पाएँ कि किस तरीके से स्मार्ट ऐप के ज़रिए, जैसे स्मार्ट गांव बनाने की तो आप लोग बात कर रहे हैं, लेकिन लोगों को किस तरीके से उसमें सुविधा मिलती है, महिलाओं को कैसे सुविधा मिलती है, बच्चियों को कैसे सुविधा मिलती है, किसानों को कैसे सुविधा मिलती है, और क्या रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं, वो सब समझना चाहेंगे आपसे। जी बिल्कुल। तो स्मार्ट गांव ऐप जो है ये पूर्ण तरह विलेज को फोकस करके बनाया गया है कि जो गांव में रहने वाले जो लोग होते हैं, वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, फार्मर्स हैं, वहाँ की महिलाएं हैं, वहाँ के लोग हैं, ये इन लोगों का माइंड शेयर क्या है, मतलब अगर उनको एक ऐप बनाया जाए उनके लिए तो कैसा ऐप वो सोचते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप कोई ऐप बनाते हैं कि जो यूज़र है, जो उस ऐप को यूज़ करने वाला है, उसके लिए उसके हिसाब से होना चाहिए, उसकी लैंग्वेज में होना चाहिए, उसका जो यूज़र इंटरफेस है उसके लिए बहुत इजी टू यूज़ होना चाहिए। तो हमने जब ऐप डिज़ाइन किया
तो हमने ऐप इंग्लिश में है ज़्यादातर चीज़ें या हिंदी में? हिंदी, क्योंकि इंग्लिश ज़्यादातर- और मराठी तीनों लैंग्वेज में है। अच्छा, लैंग्वेज के हिसाब जी से। अभी फिलहाल, और हम और भी लैंग्वेज ऐड करेंगे। जैसे जब हम जिस स्टेट में काम करते हैं तो उस स्टेट का लैंग्वेज हम ऐड करते हैं। तो पहला तो यही चीज़ है कि मल्टीलिंगुअल है, जी। ताकि उस विलेज का जो ग्रामवासी है समझ उसके पाए। लोकल लैंग्वेज में होगा। और बहुत ही सिंपल है, आइकॉन बनाया हुआ है हर चीज़ के, ताकि अगर कोई बुजुर्ग है, कम पढ़े लिखे हैं या उनको विजिबिलिटी है तो वो भी आइकन देख के वो यूज़ कर सकते हैं। अच्छा। तो पहले तो ये चीज़ है कि इजी टू यूज़ है और मल्टीलिंगुअल है। दूसरा, जैसे मैंने बताया था पहले कि जब गांव स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग से ही सर्वे वगैरह इसी ऐप के माध्यम से होता है। उसके बाद जब हम उस गांव का सर्वे करके उस गांव के लिए प्रोग्राम्स बनाते हैं कि कौन कौन से प्रोग्राम्स उस गांव को स्मार्ट गांव बनाने के लिए हमें एग्जीक्यूट करना है, वो सारे प्रोग्राम उस ऐप में लोड किए जाते हैं। स्वच्छता के लिए स्वच्छता अभियान, डस्टबिन का सेटअप, स्ट्रेटजिक लोकेशन कहाँ डस्टबिन होने चाहिए, डस्टबिन से गार्बेज को कलेक्ट करके कहाँ डंप होगा, उसका रिसाइकिल कैसे होगा, वो पूरा प्रोसेस उस ऐप के अंदर बनाया जाता है और सेट किया जाता है। सेकेंड, स्वास्थ्य के लिए तो हमने वहाँ पे डॉक्टर ऑन कॉल की सुविधा रखी है। तो हमारा एक स्मार्ट क्लिनिक प्रोग्राम है जिसका हमने अभी पायलट महाराष्ट्र के पिंपलास गांव और कुंदे विलेज में किया है, जहाँ पर हम क्या करते हैं, मेडिकल फैसिलिटी गवर्नमेंट पहुँचा रही है गाँव में और अच्छे तरीके से कर रही है, लेकिन इसको और इफ़ेक्टिव बनाने के लिए और वहाँ पर रहने वाले व्यक्ति को आकस्मिक अगर ज़रूरत है तो उसको वो सुविधा मिले और उसके पास हेल्थ अवेयरनेस और हेल्थ चेकअप को लेकर एक रूटीन बनी रहे। इसको ध्यान में रखते हुए हमने स्मार्ट क्लिनिक बनाया। तो वहाँ पे क्या होता है, जो गांव के व्यक्ति होते हैं वो क्लिनिक में आते, छोटा सा एक स्पेस होता है जो हम गांव से ही सरपंच से बात करके उनसे ही अवेलेबल कराते हैं। वहाँ पे एक हेल्थ वर्कर होता है, आशा वर्कर के थ्रू, हाँ, जो वहाँ पे रहते हैं और वहाँ पे इक्विपमेंट रखते हैं हम, जैसे बीपी, शुगर, आपके ऑक्सीजन, टेम्परेचर, ऐसे जो बेसिक टेस्ट है वो इक्विपमेंट्स होते हैं। और अगर कोई क्रिटिकल कंडीशन है, क्योंकि कई बार होता है ना कि देखिए गांव में किसी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए, एम्बुलेंस नहीं मिल पाती है, लोग बहुत परेशान होते हैं, तो उसके लिए भी आपने जी कुछ विचार मैं किया बिल्कुल है? बताता हूँ। तो ये जो क्लिनिक होता है उसमें ऐप का जो उपयोग बताना चाहता हूँ कि ऐप जो होता है वहाँ पर वहाँ पर एक टैबलेट हम सेटअप करते हैं जहाँ पे स्मार्ट का ऐप होता है और वहाँ पे वो जो हेल्थ सहयोगी है, जब वो पेशेंट आता है वहाँ पर या नागरिक आता है अपना चेकअप कराता है और उसको लगता है कि इसकी रीडिंग जो है वो डी रेंज है, तो उसको डॉक्टर कंसल्टेंट की जरूरत है, तो इमीडिएटली स्मार्ट का ऐप में बटन दबा के डॉक्टर से सीधे उसकी परामर्श करा देता है। तो ये पहली चीज़ है। उसके बाद अगर डॉक्टर को लगता है कि इसको कोई टेस्ट लिखना है, टेस्ट की ज़रूरत है, तो हमने वहाँ के पैथोलॉजी लैब्स और जो, जैसे मैं एग्जाम्पल दूँ मुंबई के, पायलट हमने मुंबई में किया है, वहाँ पे जे हॉस्पिटल से केम है, वहाँ के डॉक्टर के साथ उनको इन पैनल किया हुआ है। इमीडिएटली अगर उसको हमें भेजना भी है उपचार के लिए, हॉस्पिटल एडमिशन की ज़रूरत है, तो वहाँ से हम उसको फैसिलिटेट कर देते हैं और एम्बुलेंस की सुविधा है जहाँ से वो जे हॉस्पिटल केम जहाँ भी मतलब उस फैसिलिटी है वहाँ पहुँच जाता है। ऐसे हमने अभी 2 पेशेंट को अभी लास्ट मंथ ही हमने ट्रीट किया है इस प्रोसेस के थ्रू। तो ये दूसरी चीज़ जो ऐप में बताना चाहता हूँ, हेल्थ। फिर आता है इस शिक्षा। तो जो स्कूल होता है उसको तो हम स्मार्ट स्कूल में कन्वर्ट करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होता है, प्रोसेस बिल्ड होता है। ऐप क्या करता है, देखिए गांव में अच्छे स्कूल्स होते हैं, फैकल्टीज़ भी अच्छे होते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ कमियां होती है फैसिलिटीज़ की, या टीचर्स उतने नहीं होते जितनी ज़रूरत है, या अच्छे कंटेंट नहीं होते हैं। तो वो हमारे ऐप के माध्यम से हम फैसिलिटेट करते हैं, स्मार्ट स्कूल प्रोग्राम के माध्यम से। हमारे वहाँ पे ऐप के माध्यम से वो उस तरह के जो फैकल्टीज़ हैं, जैसे अभी रजनीश बता रहे थे कि यूएस में बहुत सारे लोग हैं जो इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, मेंटर्स हैं, तो वो इस डिजिटल युग में वो इस ऐप के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से डायरेक्ट जुड़ते हैं और डायरेक्ट वो स्टूडेंट्स को और टीचर को मेंटर करते हैं, उनको सिखाते हैं, पढ़ाते हैं। ये सुविधा भी हमारे ऐप के माध्यम से वहाँ तक पहुँचती है। अब मैं आता हूँ अलग जो सारे प्रोग्राम्स होते हैं, तो हमारे ऐप में जैसे आप एक गांव को हम ऐड करते हैं, वो गांव का व्यक्ति जब वो ज्वाइन करता है, वहाँ पे एक सोशल पेज होता है, वहाँ पे एक ट्रैकर होता है, जितने भी गांव में कार्यक्रम हो रहा है, अगर कहीं पे स्वच्छता हो रहा है, कहीं पे नल का काम चल रहा है, कहीं पे वॉल पेंटिंग हो रही है, कहीं पे पेड़ लगाए जा रहे हैं, वो सारे जो प्रोग्रेस है वो उस ऐप में डाले जाते हैं और उसकी मॉनिटर की जाती है उसको। तो हर गाँव का व्यक्ति मॉनिटर कर सकता है, कमेंट कर सकता है, और अगर काम नहीं हो रहा है तो कंप्लेंट भी कर सकता है। तो ये पूरी जो ई गवर्नेंस होता है, ट्रांसपेरेंसी, सरपंच, वीडियो, बीडीओ और गांव के लोग सब उस ऐप में इंटीग्रेटेडली कनेक्टेड होते हैं। तो कोई भी जो प्रोजेक्ट चल रहा है सब उसको पारदर्शिता के साथ देख सकते हैं और उसके में अपने कमेंट डाल सकते हैं और प्रोग्रेस को अपडेट कर सकते हैं। और उसके अगर उनको लगता है कोई कहीं पर कुछ उनको अपने फीडबैक देना है या एस्केलेट करना है, वो भी उसके थ्रू कर सकते हैं। तो ये
चौथी चीज़ जो मैंने बताई, अब उस गांव में ऐप तो है, अब उस गांव में अगर कोई देखना चाहता है उस गांव के बारे में, वो जानकारी भी ऐप में होनी चाहिए। तो गांव की हिस्ट्री, उसका मैप, उसकी ज्योग्राफी, उसका वेदर, ये सारी चीज़ें भी उस ऐप में होती है। वहाँ उसके अट्रैक्शन, जैसे वहाँ पे विलेज में कोई अच्छा मंदिर है, देखिए बहुत सारे अच्छे अच्छे जो वही सवाल मैं करने वाली भी थी क्योंकि देखिए अगर हम भारत की बात करें तो विश्व में सबको पता है कि भारत कितना खूबसूरत है और यहाँ पर इतनी महान महान चीज़ें हैं देखने के लिए। जैसे मंदिरों की आपने बात की, बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिसकी खूबसूरती में लोग जो हैं वो आकर खो जाते हैं। तो कुछ ऐसा भी आपने प्लान किया है कि भाई भारत के गांवों की खूबसूरती को देखने के लिए विदेशों से लोग आएँ और उससे भी रोजगार, आमदनी का जरिया बढ़ सके गाँव के लोगों के लिए? आपने बहुत अच्छी बात यहाँ पे की है। हमने इसीलिए वो जो पेज बनाया है उसमें गांव के बारे में, वो उसकी हिस्ट्री और वहाँ पे कौन से ऐसे टूरिज़म प्लेसेस हैं जहाँ पे लोग आकर के जा सकते हैं। क्योंकि हमारा एक और उद्देश्य है इसके थ्रू कि विलेज टूरिज़्म को कैसे बढ़ावा दें, क्योंकि वहाँ पे क्योंकि गांव को आत्मनिर्भर बनाना है तो हमें कई सारे सेक्टर्स पे काम करना पड़ेगा। लोग आएंगे, बाहर से आ रहे हैं तो गांव को देखेंगे। मतलब एक समय था जब लोग गांव से भागकर जाते थे कि शहर देखना है, शहर कैसा होता है, चाट पकौड़ी खानी है, बाजार में घूमना है। लेकिन आप ये ट्रेंड अब चेंज करने जा रहे हैं कि शहर के लोग गांव देखने जाएं। क्योंकि हमारा उद्देश्य यही है कि गाँव की सभ्यता और संस्कृति को बिना चेंज किए हुए उनको कैसे स्मार्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए उनको फ्यूचर रेडी और फ्यूचर फिट बना सकें। तो उसी उद्देश्य के थ्रू कि गांव में क्या क्या हो सकते हैं और यहाँ पे कैसे और विकास के कार्य किए जा सकते हैं और जैसे कैसे लोग और गांव को कैसे जान सकते हैं, वही सभी है। आपको बताऊं, कोरोना काल के समय ये ऐप के थ्रू हमारे बहुत सारा इसका फ़ायदा हुआ कि जैसे लोगों को कोई भी ग्राम प्रधान से उनको कुछ सर्टिफिकेट चाहिए था, तो ये नहीं कि आपको वहाँ जाना, आप वहीं से आवेदन कर सकते हैं और ग्राम प्रधान को भी पता चल जाता था कि हाँ अरे ये है, या राशन बंटना है तो आपको ये नहीं कि आपको राशन के बारे में कब राशन मिलना है क्या नहीं, ऑटोमेटिकली वो नोटिफिकेशन सबके पास पहुंच गया कि आज इस डेट को ऐसे राशन मिलेगा, जो सोशल डिस्टेंसिंग के थ्रू वो लोग ले लेते थे। और अच्छा, कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं क्या? क्योंकि गांवों में तो देखिए ना कि सबके पास ही खेत होते हैं ज़्यादातर। किसी के यहाँ पर भिंडी उगती है, किसी के यहाँ पर लौकी है, किसी के यहाँ कुछ, किसी के यहाँ पर कुछ, सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो क्या कुछ ऐसी भी सुविधा की गई है कि इस व्यक्ति के यहाँ पर भिंडी है इस बार और भिंडी का रेट इतना, बराबर वाले के यहाँ पर लौकी है इसका रेट इतना, और लोग सीधे वहीं जाकर खेतों से ही ताज़ा ताज़ा सब्जी खरीद सकें? ऐसा भी कुछ है क्या इसके अंदर? हाँ, इसमें यस, इसमें हमारा जो ग्राम मार्ट फीचर है ये काफ़ी उपयोगी है कि जिसमें हमारे जो किसान भाई हैं वो लोग अपनी ये इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं, भिंडी है और ये है और इस क्वालिटी की है। और तो ये इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली जो भी ऐप से कनेक्टेड लोग हैं वो इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंच जाएगी। तो उससे क्या कर सकते हैं, लोग लोकली ही जा कर के इंटरेस्ट शो कर सकते हैं कि हमको इससे ख़रीदना है। तो इसमें क्या होगा, किसानों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा बेचने के लिए, लोग खुद ही वहाँ से उनके पास से उस ट्रांसपोर्ट का पैसा बचेगा और वहीं पे खरीद सकते हैं। तो इसमें एक और एक इम्पोर्टेंट बात है जो मैं शेयर करना चाहूँगा। जैसा आपने बताया कि अलग अलग विलेजेस में या डिस्ट्रिक्ट में अलग तरह के प्रोडक्ट होते हैं, क्योंकि वहाँ का वेदर, वहाँ का जो मिट्टी होता है उसके हिसाब से वहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं। तो प्रोड्यूस कई बार एक्सेस होता है ना, और एक्सेस प्रोड्यूस को यूज़ कैसे करें? एक तो होता है कि उसको हमारे ग्रामट जो है फीचर है वहाँ पे आप डाल दो कि मेरे पास इतना टन ये प्रोड्यूस है, और उसके लिए बायर जो है हम लोग हमारा प्लेटफॉर्म के थ्रू बायर कनेक्ट होते हैं, वो एक चीज़ हो गई। दूसरा, उसको प्रोसेस करके अगर हम करें तो इनकम कई गुना बढ़ जाती है। तो उसके लिए भी हमारे एप्लीकेशन में एक फीचर है बिजनेस अपॉर्चुनिटी के नाम से। वहाँ पर अलग अलग तरीके के बिजनेस अपॉर्चुनिटी हमने डाल रखी है, जैसे बैम्बू से क्या बनाया जा सकता है, केले से क्या बनाया जा सकता है, वहाँ के लोकल हैंडीक्राफ्ट से क्या किया जा सकता है, फूड का प्रोसेसिंग का यूनिट या सैनिटरी नैपकिन है, जितने भी तरह के बिजनेसेस लोकल किए जा सकते हैं, जिसको हम गृह उद्योग या लघु उद्योग कहते हैं, जो विलेजेस में किए जा सकते हैं, उनके स्किल के हिसाब से, वहाँ के प्रोड्यूस के हिसाब से, वो भी ऐप के माध्यम से उसका सर्वे किया जाता है पहले कि कितने लोग इस विचार वाले या कितने तरह की चीज़ें, फिर उसको उस अपॉर्चुनिटी को ऐड किया जाता है, और उसके लिए फिर बायर या सपोर्टर भी हमें बाहर से हमारे कनेक्ट में रहते हैं, प्लेटफॉर्म से हमारे जुड़े हैं। जैसे इतने सारे जो NRIs हैं, हमारे जो मेट्रो सिटी के लोग हैं, वो उसके सपोर्टिंग हैंड बनते हैं, और इस तरह से एक नए उद्योग का शुभारंभ होता है वहाँ से। बिल्कुल। और गाँवों में तो कई बार हमने देखा भी है रजनीश जी कि अक्सर ऐसा होता है कि
किसी के यहाँ पर देखा हमने आम के बाग लगे हुए हैं, दूसरे के यहाँ आम नहीं है तो लीची है, वो कहते हैं हम आपके यहाँ लीची भिजवा देते हैं और आप हमारे यहाँ पर आम भिजवा दीजिए, तो एक दूसरे को पैसे देने की भी ज़रूरत नहीं होती है। इस तरह की चीज़ें भी गाँवों में बहुत ज़्यादा होती हैं। तो मैं महिलाओं पर भी फोकस करना चाहूँगी, महिलाओं के लिए क्या कुछ इस ऐप में है, और सिर्फ ऐप की ही बात नहीं करेंगे बल्कि पूरे फाउंडेशन के बारे में आप बताइए। आप 2 थे, 2 से अब कितने हो गए? कहते हैं ना कि मैं अकेला ही चला था और कारवां बनता चला गया, लेकिन आप तो 2 मित्रों की ताकत यहाँ पर जुड़ी हुई है। कितने लोग आपके साथ इकट्ठा हो चुके हैं अभी तक? अगर आप ऐसे देखिए, जो हमारी टैगलाइन है हम लोगों की कि आओ मिलकर कदम बढ़ाएं, गांव को स्मार्ट बनाएं जी। तो हम दोनों ने स्टार्ट किया और उसके बाद धीरे धीरे उसमें हमारे लाइक बोर्ड में गौरव सुराना जी जुड़े, और उसके साथ हमारा जो एडवाइजरी बोर्ड है जिसमें अलग अलग एरिया जो हमने बताया था कि जो 5 एलिमेंट्स होते हैं, उन सभी एरियाज़ के अलग अलग एक्सपर्ट्स जो उससे जुड़ते गए। और उसके बाद हमारे बहुत सारे वॉलंटियर्स लाइक कई हंड्रेड्स में हैं जो अलग अलग गांव से हैं, जिनको करना है, पैशन है, वो जुड़े। और ख़ासकर बहुत सारी महिलाएं इससे जुड़ी। और क्योंकि हमारा जो स्मार्ट स्किल्स बिल्ड है, क्योंकि हमारा एक और उद्देश्य है कि आज की जो 21st सेंचुरी स्किल्स है, तो इसमें हम सभी को 21st सेंचुरी स्किल से काफ़ी ट्रेन होना चाहिए। क्योंकि अगर हमको 2030 को अगर हम टारगेट कर रहे हैं तो हमें फ्यूचर रेडी, फ्यूचर फिट होना चाहिए। तो उनके लिए हम ट्रेडिशनल जो स्किल्स है उसकी जगह पे हम कह रहे हैं एम्प्लॉयमेंट बेस्ड स्किल्स, रोजगार संबंधी शिक्षा, जो हमारी माताएं और बहनें वो इसको हमारे पोर्टल के थ्रू सीख सकते हैं। उसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, कोर्सेज हैं जो जा कर के देख सकती हैं। और हम वहाँ पे स्मार्ट रिसोर्स सेंटर गांव में जो बना रहे हैं कि वहाँ पे हम जो गवर्नमेंट की जो अलग अलग CSC हैं, और जो हमारा मेन उद्देश्य गवर्नमेंट की जो स्कीम्स को कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें, जिससे वो योजनाएं गांव के लोगों तक पहुंचे। बिल्कुल, और गांव में तो महिलाएं सीख क्या सकती हैं बल्कि सिखा भी सकती हैं। आप देखिए ना कि गांव में ज्यादातर महिलाएं अचार घर घर में बनता है, है ना, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। इस पे एक बहुत अच्छा एग्जांपल है जी। हमारा छत्तीसगढ़ का एक गांव है मचांदूर जी। तो वहाँ पर जब हमने प्रोजेक्ट चालू किया तो वहाँ का अचार और पापड़ बहुत फेमस है। तो ये वहाँ से मतलब वहीं से आया, वहाँ की जो हमारी माएँ हैं, बहनें हैं, वहाँ की जो महिलाएं हैं कि हमारे पास ये प्रोड्यूस है और हम लोकली, जैसे वाटर आपने बताया ना कि हमने इसको अचार दे दिया, और वो तो उसको कैसे हम बड़ा करें, कैसे हम इसको बाहर तक लेके जाए कि हमारी इनकम सोर्स बढ़े और हम बिजी हों। तो फिर हमने ये एक प्रोजेक्ट एक चालू किया कि एक स्ट्रक्चर बनाया कि कैसे कितना वहाँ से हम प्रोड्यूस ये अचार और पापड़ कितना क्वांटिटी में हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और एक्सपोर्ट करना फिर रेगुलर चाहिए, ऐसा नहीं कि एक बार एक्सपोर्ट कर दिया फिर नहीं किया, तो मंथली कितना हो सकता है, ऐसा पूरा प्लान आउट करके वो एग्जीक्यूट किया वहाँ पर। तो इस तरह से जो आपने बोला कि महिला सशक्तिकरण, उसमें एक तो होता है कि उनको रोजगार मिले, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिले, दूसरा है उनकी ट्रेनिंग हो। तो हम ट्रेनिंग के लिए भी हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं जो भी ऐसे ही एक्सपर्ट महिलाएं हैं और वो अपने फील्ड में बहुत आगे हैं। तो वो आकर गांव में जाके पर्सनली उनसे मिलती हैं, उनको मोटिवेट करती हैं और उनको उनके जो स्किल होती है उनको जगाती है और उनको उनके स्किल के हिसाब से गाइड करती है कि वो आगे क्या कर सकती है। तो इस तरह से हम वो अवेयरनेस बोल सकते हैं इसको, या जागृत करना बोल सकते हैं, वैसा करके भी उस तरह का मूवमेंट हम करते हैं विलेजेस में। ठीक है, गांव की महिलाएं बहुत कुछ सीख सकती हैं, ये जैसा कि आपने कहा, और इससे पहले मैंने कहा कि गांव की महिलाएं ऐसी हैं कि बहुत कुछ सिखा भी सकती हैं। तो क्या उसके लिए भी आप लोग कुछ कोशिश कर रहे हैं कि बाहर के लोगों को ले जाएं गांव में, जिन महिलाओं को बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे पापड़ का आपने उदाहरण दिया, अचार की बात की, सिलाई बहुत सारी महिलाओं को आती है, तो बाहर की महिलाएं भी उनसे जाकर सीख सकें। जो कई बार ऐसा होता है कि शहरों में भी कुछ चीज़ें हमें ऐसी होती हैं जो नहीं मिल पाती हैं। तो हम इसमें एक चीज़ करते हैं, साल में हम लोग 1 या 2 बार विलेजेस में एक टूर रखते हैं, जहाँ पर जो वहाँ के सिर्फ महिलाएं ही नहीं, वहाँ के कोई यूथ भी है या कोई और भी ओल्ड एज है जो किसी पर्टिकुलर तरह के संगीत में या कारीगरी में या अचार बनानी हो गया, पापड़ बनाना हो गया, कुर्सी हस्तशिल्प हो गया, कोई भी चीज़ में अगर वो पारंगत हैं तो हम शहरों से लोगों को लेके जाते हैं
वो वहाँ पे पूरा दिन बिताते हैं और उनसे वो चीज़ें सीखते हैं जो आपने बोला कि उनके अंदर इतना टैलेंट होता है कि वो कितने सारे लोगों को सिखा सकते हैं। तो वो लोग सीखते हैं और कई लोग तो ऐसा होता है वहाँ से सीख के शहरों में उस चीज़ का उपयोग करते हैं और उसको आगे बढ़ाते हैं, व्यापार शुरू करते हैं और फिर उनको जोड़ लेते हैं साथ में। तो ये हम एक्टिविटी करते हैं क्योंकि हमारा यही है कि कैसे ग्लोबली कनेक्ट करें। और जो ये डिजिटल हमारा युग है तो यही है कि और जिसके पास टैलेंट है, हमारा मेन और यही मकसद है कि उस टैलेंट को एक सीमित दायरे में ना रखें, इसको बिल्कुल। डिजिटल युग की आपने बात की तो हम देख भी रहे हैं कि मोदी जी के आने बाद उनके बाद तो डिजिटल क्रांति जो है उसकी शुरुआत हुई और उसका ताज़ा उदाहरण आप दोनों की ऐप भी है। तो आप अपने अनुभव साझा करेंगे कि किस तरीके से इस डिजिटल क्रांति को आप देखते हैं? देखिए, डिजिटल क्रांति इंडिया में ये सच बात है कि मोदी जी ने इसको एक अलग ही लेवल दिया है जी। तो मैं स्टार्टअप के संदर्भ में बात करूँगा कि पहले हम कोई भी स्टार्टअप करने से थोड़ा हिचकिचाते थे। लोगों का मन था कि हम नौकरी करें, कहीं जॉब लग जाए। पेरेंट्स भी यही सिखाते थे कि भाई पढ़ ले और नौकरी कर ले। एक ऐसा माइंडसेट था आज से 10 साल पहले। वो लास्ट 10 ईयर्स में ये जो माइंडसेट है, ये बोलते हैं ना कि नौकरी के लिए नहीं सोचता इंसान, सोचता कि मैं ऐसा कुछ बनाऊं कि उससे मैं काम करूं, साथ में और 4 लोग मेरे काम करें, चाहे वो गांव है या शहर हो। तो ये एक बहुत बड़ा जो ये जो चेंज आया है, इसमें जो डिजिटलाइजेशन का बहुत महत्व है। क्योंकि आज जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है मार्केट में, टूल्स अवेलेबल हैं, सिस्टम है, इंटरनेट है, ये एक्सेस देता है लोगों को कि इस लेवल की थॉट प्रोसेस डालें। और जैसा मैं स्मार्ट गांव के बारे में बात करूं कि आज हमारे साथ करीबन 22 स्टार्टअप्स हैं जो जुड़ गए हैं स्मार्ट गांव के मिशन में। क्योंकि जब हम स्मार्ट गांव का प्रोजेक्ट करते हैं गांव में, तो हमें हमारा एक तो अवेयरनेस होता है, एक टेक्नोलॉजी होती है। ये दोनों का समावेश से हम स्मार्ट गांव का प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे स्टार्टअप की अहम भूमिका होती है। तो वो जो स्टार्टअप्स होते हैं वो अलग अलग हिस्से में, अलग अलग जो हमारे प्रोग्राम्स में हमारी मदद करते हैं। और साथ ही साथ ये मदद कैसा हो जाता है, कोलैबोरेट हो जाता है कि उनको भी स्मार्ट गांव के साथ काम करने का एक अवसर मिलता है और हमें भी उन स्टार्टअप का जो टैलेंट है या स्टार्टअप के जो फाउंडर्स हैं उनका जो टैलेंट है वो हमें मिलता है हमारे स्मार्ट गांव के लिए। तो ये दोनों का जो बेनिफिट है विलेज को मिलता है। तो इस तरह से जैसे सॉइल टेस्टिंग हो गया या हेल्थ का जैसे मैंने बताया उसके लिए है, ड्रोन टेक्नोलॉजी है, AI है, ऐसे बहुत सारे एड टेक है, ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप है जो हमारे साथ जुड़ गए हैं और वो हमारे मिशन में हमारा साथ दे रहे हैं। अभी आपको मैं बताऊं कि US में मैं IEEE एक IC कॉन्फ्रेंस है, वर्ल्ड की नंबर 1 कॉन्फ्रेंस है, वहाँ पे स्मार्ट गांव मॉडल को प्रेजेंट कर रहा था। तो वहाँ से बहुत सारे देश के लोग वहाँ प्रेजेंट थे और उन्होंने जब इस मॉडल को देखा, समझा, तो वो रियली यही थे कि क्या ये और कंट्रीज़ में भी जा सकता है ऐसे मॉडल। तो हमने कहा डेफिनेटली आप मॉडल को समझिए और वो कीजिए। लेकिन और उसके साथ में जो वहाँ पे कई सारे प्रोफेसर्स थे वो कहे कि हमारे कुछ पायलट वर्क है जो हम डेफिनेटली आपके साथ जुड़ करके गांव में ये करना चाहेंगे कि कैसे वो कर सकते। तो आप देखिए ये एक इतना बड़ा वर्ल्ड लेवल पे वो हो रहा है कि लोग समझ रहे हैं और कैसे बिकॉज ऑफ डिजिटल युग में कैसे भी कहीं भी रहें और वहाँ से कनेक्ट हो सकते हैं। तो एक से बढ़कर एक एक्सपर्ट्स इससे जुड़ते जा रहे हैं। बिल्कुल, ये तो सही बात है कि डिजिटल युग में सबसे अच्छी चीज़ तो यही है कि आप कहीं भी रहें, लेकिन आप कहीं भी कनेक्ट हो सकते हैं। जिस तरीके से लगातार आप यहाँ पर स्मार्ट गाँवों को लेकर काम कर रहे हैं, आपने अभी तक जो अनुभव अपने देखे उनमें आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर हमें अभी काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है? देखिए, एक तो ये है स्मार्ट गांव का सबसे बड़ा ये चीज़ है कि इसमें 2 पॉइंट्स होने चाहिए, एक जन जागरूकता और जन सहभागिता। क्योंकि जो पहले एक ये है कि हम ये सोचे कि गांव का विकास केवल गवर्नमेंट का वर्क है और गवर्नमेंट को ही करना चाहिए और हम लोग नहीं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। जन जागरूकता का कार्यक्रम तो हम भी कर रहे हैं यहाँ पर बैठ के। कि आप सबके सहयोग से क्या है कि इसमें हम गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, बहुत सारी स्कीम्स हैं, जुलाई स्कीम्स और जो हेल्थ से इंश्योरेंस की हैं, काफ़ी सारी। ये स्कीम्स को लोगों तक कैसे पहुँचें, ये हम सबको मिल करके उन स्कीम्स को पहुँचाना है। और ये कहते हैं और जन सहभागिता के थ्रू, जैसे स्वच्छता है,
स्वच्छता ये नहीं कि कोई गवर्नमेंट का काम है, ये तो हम लोग भी अपने घर की सफाई करते हैं। तो ये चीज़ें हम सब लोग कर सकते हैं आपस में, क्योंकि ये जो विकास है, गांव का विकास, ये एक मेरे हिसाब से एक जन आंदोलन बन जाना चाहिए। लोगों को आगे आना चाहिए और सब लोग कहते हैं ना, हम सब लोग मिल करके गांव का सर्वांगीण विकास तब कर पाएंगे। देखिए, पहले तो हम बहुत खुश हैं कि गवर्नमेंट ऑलरेडी इतने सारे इनिशिएटिव कर रहा है और मोदी जी के आने के बाद अब देखेंगे विलेजेस में इतना मूवमेंट है, इतनी सारी स्कीम्स हैं उनके लिए, घरों के लिए, उनके जल जो मूलभूत सुविधाएं होती है वो सब गवर्नमेंट स्कीम्स में ऑलरेडी कवर होती है। बट उस स्कीम को वहाँ तक कैसे पहुँचाएं, कैसे उसको सही टाइम पे सही तरीके से एग्जीक्यूट करें, वहाँ पर हम सबकी ज़रूरत है। जहाँ पर स्मार्ट गांव और ऐसी संस्थाएं, हम नहीं बोलेंगे कि अकेला स्मार्ट गांव ऐसा कर रहा है, ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो इस तरह के मूवमेंट कर रही है और वो हमारे साथ भी जुड़ रही है। तो जैसे आपने बताया, बोला कि क्या ऐसी चीज़ें जिस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, तो जो बेसिक चीज़ें हैं जैसे सड़कें हैं, पानी है, बिजली है और घर है, ये तो गवर्नमेंट काफ़ी स्ट्रांगली इन चीज़ों पे फोकस करके कर रहा है कि उनकी हाई प्रायोरिटी है। दूसरा है स्वास्थ्य और शिक्षा, इस पर भी उनका काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं। ऐसा हमें लगता है कि स्वास्थ्य और शिक्षा ऐसी चीज़ है जो बहुत बड़ा काम है, मतलब इसमें काफ़ी एफर्ट्स और टाइम लगने वाले हैं। तो इन दो विषयों पर मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जैसे ऑर्गेनाइजेशन को या और जो सपोर्टर्स हैं उनको ये दो जो है शिक्षा और स्वास्थ्य है, ये दो को इंडिया मूवमेंट बनाना चाहिए और इन पे ज़्यादा फोकस डालना चाहिए, क्योंकि ये अगर दो एंगल हमने इंडिया में सेट कर लिया तो हमारे बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है जो इन दो वजह से रुक जाती है वो हम सॉल्व कर पाएंगे और हम आगे की सोच पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। जी, कुछ विशेष डाटा जो आप शेयर करना चाहें अपने अनुभवों को, जब से आपने ये जर्नी शुरू करी है तब से लेकर अब तक? डेटा ये कि हम लोगों ने जब स्टार्ट किया तो शुरुआत में जैसे कुछ चैलेंजेस आए थे कि लोग पहले कह रहे थे कि नहीं हो सकता, कैसे ये होगा, लेकिन जैसे जैसे चेंजेस आए, लोग जुड़ते गए और मीन्स विकास होता चला गया। तो हमारा एक जो हम ये कहना भी चाहेंगे कि कोई भी चीज़ जैसे हमको अगर करना है ना, तो आप ये मत सोचिए कि अरे नहीं अभी एज नहीं है, हम बाद में करेंगे, इसके बाद करेंगे, क्योंकि हर कोई भी चीज़ की कोई एज नहीं होती। स्टार्ट कीजिए जो है, क्योंकि कल किसी ने नहीं देखा और हमको अगर हम सोसाइटी को गिव बैक करना चाहते हैं तो उसकी एज नहीं होनी चाहिए। आप डे 1 से जुटिए, क्योंकि यही हमारा एक कर्तव्य भी है और मतलब ये करना चाहिए। तो जब गाँवों के बारे में आप सोच रहे थे, फैमिली ने सपोर्ट किया उस वक्त आपको? बहुत सपोर्ट किया डेफिनेटली, और सबने ये कहा, और इसीलिए देखिए जैसे हमारा तौधकपुर गांव है तो मेरे बड़े भाई तो खुद ही इस पे वो जुट गए थे। हाँ, वाइफ ने काफ़ी सपोर्ट किया। नहीं तो कहते हैं ना, ये सब एक अकेले से तो हो नहीं सकता, क्योंकि एक और एक 11 होते हैं। जब सबका सहयोग मिलता है तो सबका साथ, सबका विकास। और 2 और 2 22 और 2 और 2 22 होते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं शेयर करना चाहता हूँ कि जब हमने शुरू किया ना, सच बोला भाई ने कि जब हमने शुरू किया तो हम 2 ही थे और हमारा पैशन था, मतलब ऐसा कुछ वो नहीं था कि हम आगे कितना करने वाले हैं। हमने सोचा कि हमने जो हमारा हमेशा से एक सोच रही है कि हम अपनी सोसाइटी के लिए कुछ करें, उस थॉट के साथ हमने शुरू की थी 2 लोगों ने। फिर गौरव सुराना हैं जो अभी हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, हमारे बोर्ड में हैं, वो जुड़े। फिर बहुत सारे वॉलंटियर्स जुड़े। आज हमारे पास 1200 वॉलंटियर्स हैं जो हमारे साथ काम कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला 22 स्टार्टअप्स हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे प्रोजेक्ट्स में हमें हेल्प कर रहे हैं। NRIs हैं जो करीब 500 प्लस NRIs जो जुड़े हुए हमारे साथ कंट्रीज के। आज 6000 विलेजेस हैं जो चाहते हुए स्मार्ट गांव बने और 100 विलेजेस पे हम ऑलरेडी इनिशिएटिव ले चुके हैं और हमारा टारगेट है कि हम 1000 विलेजेस करें 29 तक, 2029 तक हम करें। और मैं अगर ऐप के यूजर्स की बात करूँ, जब मैंने ऐप लॉन्च किया तो आप समझ सकते हो गांव पे एक ऐप लॉन्च करो जो स्मार्टफोन पे चलता है, तो इतना आसान नहीं कि एक तो स्मार्टफोन कम होते थे उस समय, अभी तो खैर काफ़ी बढ़ गया स्मार्टफोन पेनिट्रेशन, बहुत एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है इंडिया में। दूसरा लोग डरते भी है ना कि अगर हम कहें कि आप अपना फोन दे दीजिए, एक ऐप है उसको डाउनलोड करना है, तो लोग सोचते हैं कहीं हमारे खाते से पैसे ना निकाल दें। बिल्कुल सही। आज के टाइम में तो यही सबसे ज्यादा चलता है, तो लोग डरते भी हैं। उनको समझाना ये सबसे बड़ी बात है। हमने इसको कैसे सॉल्व किया, पहले तो हमने इसके लिए
पहले हमारे जो मेन लोग हैं गांव के यूथ, देखो यूथ ऐसा जो ड्राइव करता है, ड्राइविंग फोर्स होता है, तो हमने यूथ की ग्राम समिति बनाते हैं हम। अच्छा। हम उसको ग्राम समिति बोलते हैं, जो स्मार्ट गांव प्रोजेक्ट को लोकली ड्राइव करता है। और साथ में हमारे जो सरपंच और जो वहाँ के जो पुराने लोग हैं, जो एक तरह से जो वृद्ध बोल सकते हैं, ओल्ड एज, वो जिनको विजन बहुत अच्छा होता है, जो जानते हैं कोर क्या है, कोर को जानते हो, तो हम उनका एडवाइज़र की तरह यूज़ करते हैं। हमारे जो यूथ होते हैं उनको हम एग्जीक्यूटिव की तरह यूज़ करते हैं, और इस तरह से पूरी टीम बनाते हैं। जब ये टीम पूरी ऑनबोर्ड हो जाती है, जब उनके विचार हमारे विचार से मैच हो जाते हैं, उनको ये समझ में आता है नहीं ये कॉन्सेप्ट अच्छा है, और हम खुद बैठ के उनके साथ एग्जीक्यूट करने वाले हैं, तो इससे ट्रस्ट बिल्ड होता है। तो शुरू में जब हम पहला गांव कर रहे थे तो थोड़ा सपोर्ट मिला, क्योंकि भैया थे वहाँ पे। उसके बाद हम और 3 गांव कर रहे थे, तब हमको चैलेंज आ रहे थे। जब नए गांव थे, हम उनके लिए अनजान थे, सिर्फ मॉडल उनको पता था, तो उनको ऑनबोर्ड करना टफ था। पर आज जो ये 4 साल में हमने जो अचीव किया है, आज जब किसी गाँव को पता चलता है कि उसके गाँव को स्मार्ट गाँव ने पिक कर लिया है, तो पहले दिन से ही वहाँ से इतने कॉल्स आना चालू रहते हैं, वो इतने एक्साइटेड हो जाते हैं, हर्षोल्लास से भर जाते हैं, हमारा वेट करते हैं कि कब स्मार्ट गाँव टीम आएगी, उनसे बात करेगी और कार्य आगे बढ़ाएगी। तो वो मोमेंट आ गया कि आज उनको ट्रस्ट है कि स्मार्ट गाँव प्रोजेक्ट जो है, और स्मार्ट गाँव के जो फाउंडर्स हैं, लोग हैं, ये रियली मतलब गाँव के साथ जुड़ के काम करते हैं, समझते हैं गाँव को। ऐसा एक हो सकता है जैसे मोदी जी का भी जो उन्होंने हमारे बारे में बोला, उसका बहुत बड़ा योगदान है। अच्छा, एक और सवाल मेरे मन में आ रहा है कि जी। बहुत सारी चीजें तो आप गांव में करते हैं, लेकिन अक्सर हमने देखा है कि गांव में छोटी छोटी बातों पे विवाद भी हो जाता है, तो क्या उसको सुलझाने के लिए भी कुछ आपने प्लान किया है कि जो बड़े हैं उनको इकट्ठा करेंगे कि भाई यहाँ पर विवाद हो गया है तो गाँव में ही सुलझा लें? कुछ इस तरह की चीजें भी हैं क्या दिमाग में? देखिए, हम लोगों का तो यही उद्देश्य रहता है कि जैसे उन लोगों को जब ये चीज़ें पता चलती है, टू बी ऑनेस्ट, गांव में क्या हो गया, जब ये सुनते हैं स्मार्ट गांव, आज ये लोगो एक तरीके से उनके लिए एक प्राउड मोमेंट हो गया है। और छोटी छोटी जैसे वो होते हैं, तो जैसे हम लोग आपस में ही हो जाते हैं, तो वो वहाँ पे ही बात करते हुए बताते हैं कि ये रीज़न है, ये रीज़न है। और भगवान की कृपा से ऐसा हुआ कि सभी लोग इस चीज़ को समझें, मतलब कहीं कोई ऐसी प्रॉब्लम भी नहीं आई। अच्छा, जिस तरीके से आप लोग कार्य कर रहे हैं और हमारा इंटरव्यू तमाम लोग इस वक्त देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उनके मन में भी विचार आ रहा होगा कि कैसे हम भी अपनी थोड़ी बहुत सेवा जो है वो गांव के लिए दें, हम भी थोड़ा सा टाइम निकालें, हम भी सोचें कि हमें भी गांव में लोगों के लिए कुछ करना है। तो अगर ऐसे लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे जुड़ सकते हैं? डेफिनेटली हम लोग कहेंगे कि हमारी वेबसाइट पे ऑलरेडी एक लिंक है, जिसमें आप अपने इंटरेस्ट के अनुसार आप वहाँ पे जुड़ सकते हैं। और फिर जुड़ने के बाद हम उन लोगों से बातचीत करते हैं, और कि कैसे आप और कहाँ पे आप करना चाहते हैं, और फिर कहाँ सहायता ले सकते हैं, पूरा डिटेल हम उनसे डिस्कशन होता है। और उसके बाद, क्योंकि इसका जीता जागता है लाइक मेंटर्स प्रोग्राम हमारा है, जो कई जो हमारे साथी जो अलग अलग कंट्रीज़ में बैठे हुए हैं, वो आज गांव के स्कूल से जुड़ गए हैं, और वहाँ पे कोई मैथ्स के लिए हेल्प कर रहा है, कोई बच्चों की जो फाइनेंशियली वीक हैं उनके लिए हेल्प कर रहे हैं, या वहाँ पे कहीं पे प्रोजेक्टर नहीं या लैपटॉप नहीं, उसमें हेल्प किया। और कई लोग जो अलग अलग स्किल्स हैं, जो पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स है, उस पर काफ़ी वहाँ पे हेल्प कर रहे हैं। तो काफ़ी सारा हेल्प मिल रहा है, और लोग वो बता रहे हैं जुड़ता जा रहा है एक के बाद एक, धीरे धीरे। वैसे योगेश जी, स्मार्ट गांव की डेफिनेशन की अगर बात करें तो वो आपकी नज़रों में क्या है, और आपको क्या लगता है कि एक स्मार्ट गांव के भीतर और क्या कुछ सुविधाएं होनी चाहिए? जी बिल्कुल, देखिए स्मार्ट गांव की डेफिनेशन में स्मार्ट वर्ड है। तो जो जैसे मैंने पहले ही बोला था कि स्मार्ट गांव, अगर हम किसी गांव को बोलें तो वहाँ के सारे लोग स्मार्ट होने चाहिए। तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हर व्यक्ति गांव का, हर नागरिक, बच्चे से लेके बुजुर्ग तक, वो सब को हम स्मार्ट बना पाएँ हमारे प्रोसेस के थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू, हमारे जो एग्जीक्यूशन प्रोग्राम्स उसके थ्रू। तो जब हम बोलते हैं ये गांव स्मार्ट गांव हो गया है, इसका मतलब है कि वहाँ पे जो सारी मूलभूत सुविधाएं और जो उस गांव का जो कल्चर है या उसकी सभ्यता को बिना बदले सारी जो मॉडर्न फैसिलिटीज़ उस गांव में आ चुकी है, और वहाँ का जो गांव का व्यक्ति है वो आज पूरी तरह अवेयर है। मतलब वो हमारे ऐप के माध्यम से या दूसरे डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से पूरी दुनिया से कनेक्ट कर पा रहा है, अपनी बातें रख पा रहा है, सारी चीज़ उसको पता है गांव में क्या चल रहा है, वो कम्प्लीटली अवेयर है अपने हेल्थ के लिए, अपनी शिक्षा के लिए, अपने स्किल के लिए, और वो क्या अपने पोटेंशियल के हिसाब से वो क्या अचीव कर सकता है वो भी समझ चुका है। और वो उसको पता है कि स्वच्छता कितना इंपॉर्टेंट है,
वो अपने घर को और गांव को ऐसे ही साफ रखता है जैसे उसको रखना है, एक स्मार्ट व्यक्ति रखता है। तो ये सारी चीज़ अगर हो जाती है तो मैं कहता हूँ, हम कहते हैं कि भाई वो गांव स्मार्ट हो गया है। और उसके बाद हमें ऐसा लगता है कि हम एक लेवल तक हमारा जो काम है अचीव कर लिया है। तब हम वहाँ के जो कोर टीम होती है, सरपंच, उनसे चर्चा करते हैं और इसका एक पूरा प्रोसेस के थ्रू हैंड ओवर देते हैं कि गांव स्मार्ट गांव, अब आप इसको संभालिए। और हमारी टीम तो ऑलरेडी उनके सपोर्ट के लिए अवेलेबल रहती है, पर वो इतने ट्रेंड हो जाते हैं कि स्मार्ट गांव बनने के बाद उसको आगे का जो पूरा जो मेंटेनेंस है, क्योंकि स्मार्ट गांव बनने में ऐसा नहीं कि वो काम खत्म हो गया, कंटिन्यूस उसमें स्वच्छता को, शिक्षा को, स्वास्थ्य को लेके मूवमेंट होना चाहिए, वुमेन एम्पावरमेंट के मूवमेंट होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें मेंटेन होनी चाहिए, लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, सब ने बोला, उनके जो बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए, उनके अंदर एकाग्रता आनी चाहिए और एकता आनी चाहिए। जैसा आपने बोला छोटी सी बातों में विवाद होता है, जब हम डेवलपमेंट की जब बात करते हैं ना, तो वो चाहे वो किसी भी पार्टी या जात या किसी भी हो, वो स्मार्ट गांव के बैनर में एक हो जाते हैं। क्योंकि स्मार्ट गांव क्या है, पूरे गांव का डेवलपमेंट है, सबका विकास है। तो सबका विकास कैसे होता है, सबका साथ, तभी सबका विकास होता है। बिल्कुल सही आपने कहा। और देखिए शहरों में तो अगर आप पानी भी लेने जाए ना तो वो भी मुफ्त में नहीं मिलता। गांवों में ये खासियत है कि आप किसी के घर जाएंगे तो आपको मतलब आपने खाना खाया भी हो तब भी कहेंगे कि नहीं बेटा खाना खा के जाना है। और जो बुजुर्ग हैं उनका तो आशीर्वाद आपको फ्री में मिलता है जी। तो ऐसे में जो सीनियर सिटीजन्स हैं, जो वरिष्ठ हैं, उनको स्मार्ट बनाने के लिए आपके स्मार्ट ऐप में क्या कुछ है? हाँ, हमने क्या किया कि क्योंकि वो जो है या तो गांव के जो होते बुजुर्ग बहुत कम है, बहुत जिन संख्या जो स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, जनरली फीचर फोन यूज़ करते हैं या तो फ़ोन यूज़ नहीं करते, उनके घर का जो युवा होता है वो यूज़ करता है। तो हमने क्या कर रखा है उनके लिए, जैसे अगर वो फार्मर्स हैं तो उनके लिए वीडियोज़ हैं, सेलेक्टेड वीडियोज़ होते हैं जो उस गाँव के फार्मिंग से रिलेटेड वीडियोज़ होते हैं, क्योंकि वो इतने एक्सपर्ट होते हैं, उन्होंने अपने जीवन में ज़्यादातर समय फार्मिंग में बिताया हुआ है ना। और दूसरा होता है कि वो उस गांव के जो हिस्ट्री है ना के बारे में बात करना पसंद करते हैं, जानते और पसंद करते बात करना। उनका एक और साथ में ये है कि जैसे उन लोगों से हमारा, क्योंकि वो गांव को जो जान रहे हैं, हमको उसको नेक्स्ट जनरेशन में कैसे लाना है, तो हमारा है ये कि यूथ के साथ मिल करके, जैसे वहाँ के उसके लोक संस्कृति है, वहाँ की जो गाय, मतलब अलग अलग सब जगहों की अलग अलग क्षेत्रों की होती है संस्कृति, और वहाँ पे जैसे गायन और कोई अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो हम लोग यही करते हैं कि आप लोग रिकॉर्ड कीजिए और इसको हमारे जो उसमें है चैनल, उसके अंदर ऐड करते जाइए, जिससे ये ऐप पे आए। क्योंकि ये अब जो उनकी जो चीज़ें हैं जो पुरानी, वो हम कैसे कैरी फॉरवर्ड करें हमारी नेक्स्ट जनरेशन के लिए, ये सब चीज़ें कर रहे हैं। तो इससे बहुत सारे मतलब हमारे जो वयोवृद्ध हैं वो लोग काफ़ी उत्साहित होते हैं और उस पर डिस्कशन कर रहे हैं। तो जो उनके घर जैसे रहता है यूथ होते हैं, उनके पास फ़ोन होता है, तो ये सारी चीज़ें हम उस ऐप पे अवेलेबल कराते हैं। तो वो अगर उनके पास फ़ोन है तो बहुत अच्छी बात है, वो खुद ही कंज्यूम कर सकते हैं वो सारी चीज़ों को। जैसे बताया कि जो हिस्टोरिकल चीज़ें हैं, चाहे म्यूज़िक हो, डांस हो, वहाँ का जो फोक डांस होते हैं या ऐसी जो चीज़ उस गांव से रिलेटेड, उस संस्कृति से रिलेटेड चीज़ें हम उसमें अवेलेबल कराते हैं ताकि उनका इंटरेस्ट बना रहे। और गांव में जो भी इवेंट्स होते हैं ना, वो इवेंट का कैलेंडर ऐप में होता है। तो जनरली इवेंट्स में इनका बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि ये जो होते हैं वो यही है, इन्हीं के आशीर्वाद से वो इवेंट्स होते हैं। तो उनमें उनकी चर्चा की जाती है, उनके बारे में बात की जाती है। तो यूथ है उनको दिखाते हैं कि देखिए आप ये कर रहे हैं, आपका ये उनके हिस्ट्री वगैरह बताते हैं। हाँ, रीति रिवाज है वो सब दिखाते हैं। होली में जैसे फाग होता था, अब वो जैसे कई बार नहीं उतना हो पाता, लेकिन वही चीज़ों को कैसे हम वो करके, जैसे कि ये सब चलता रहे कि हम लोग सभ्यता संस्कृति को समझते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उनकी बात पहुँचे। जैसे अभी एक दमोह साइड में बुंदेलखंडी संगीत है, तो वो काफ़ी फेमस है। तो उस पर अलग अलग होते रहते हैं वहाँ पे भजन कीर्तन और उस टाइप के संगीत। तो हम लोग उनको रिकॉर्ड करते हुए अपने ऐप पे रखते हैं, जिससे कि लोग इसको देखें और समझें कि क्या है। और बिल्कुल YouTube पर भी डालकर, क्योंकि ये चीज़ें तो ऐसी हैं ना जो हमेशा जिंदा रहती हैं, कभी भी देख सकते हैं जी। और कोई ऐसी चीज़ें जो मुझे लगता है कि शायद मेरे से छूट रही हैं, लेकिन आप जानकारी देना चाहते हैं आप अपने फाउंडेशन के बारे में या स्मार्ट ऐप के बारे में, ताकि लोग इसके बारे में और ज़्यादा अवेयर हो सकें? हमारा बस आई थिंक तो यही कहना है कि सभी जो हमारे युवा हैं और जो भारतवासी हैं जो अलग अलग जगहों पे रह रहे हैं, चाहे हमारे देश के अंदर या विदेशों में, कि आप सभी लोग मातृभूमि की सेवा के लिए आगे आएं और जो भी मतलब जो आपकी एक्सपर्टीज़ है उसके साथ मतलब जो सोसाइटी की
और ख़ासकर गांव की कैसे विकास कर सकते हैं, उसमें सहभागिता दें। जैसा हमने बात की थी शुरू में कि पहले लोग गांव से शहर की तरफ चले जाते थे। हाँ। तो हमारा एक जो ऑब्जेक्टिव था ये भी था कि गांव का जो व्यक्ति है वो गांव में रह के ही वो सारी फैसिलिटीज़ और सारे जो चीज़ें कर सके जिसके लिए वो शहर की तरफ जाता है। क्योंकि शहरों में देखो भीड़ बढ़ रही है, लोग परेशान हैं, और गांव में इतनी स्पेस है जहाँ पे बहुत अच्छे से लोग रह सकते हैं, वहाँ की हवा अच्छी है, ग्रीन है, सब कुछ है। तो गांव की जो रियली मतलब वो एक जो सौम्यता है, सुंदरता है, और बोल सकता हूँ मैं एक स्पिरिचुअलिटी भी बोलता हूँ कि अध्यात्म भी वहाँ पे आपको फील होता है। तो हमारा यही ऑब्जेक्टिव था कि हम ऐसा कुछ करें कि लोग गांव को छोड़े नहीं, ज़्यादातर लोग ना छोड़े। बहुत देखो क्रिटिकल है कुछ तो अलग बात है, पर छोटी मोटी चीज़ों के लिए पढ़ाई या हेल्थ या रोजगार ऐसी चीज़ें वो वहीं रह के कर सके। तो मैं यही देखा मैंने कि थोड़ा मोमेंट आया है, कई लोग अब गांव से शहर नहीं जाते हैं, गांव पे ही रह के कोशिश कर रहे हैं कि खुद का व्यापार कर सके या ऑनलाइन मीडियम से रोजगार भी कर सके। तो मैं जो मैसेज देना चाहता हूँ हमारे जैसे जो भाई लोग हैं और जो काफ़ी सोच रहे हैं काफ़ी टाइम से कि करें, तो उनके लिए मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये सही समय है। ये पूरे जो स्मार्ट गांव से स्मार्ट गांव बनने की जो प्रोसेस है उसके अंदर हमारे 9 प्रोग्राम्स होते हैं। तो किसी भी प्रोग्राम में वो भाग ले सकता है। कौन कौन से प्रोग्राम जी हैं जो अभी तो सबसे पहले स्वच्छता से हम शुरू करते हैं, स्वच्छता अभियान हो जाता है। फिर हमारा स्मार्ट स्कूल प्रोग्राम है, स्मार्ट क्लिनिक है हमारा प्रोग्राम है, स्किल बिल्ड प्रोग्राम है, स्मार्ट इंफ्रा हमारा प्रोग्राम है, फिर वेल बीइंग के लिए एक प्रोग्राम हमारा परिवर्तन है हमारा, जैसे जिसमें हम मेंटल वेलबींग पे वो करते हैं। क्योंकि जैसे कोविड काल में भी आपने देखा होगा बहुत सारे मेंटल लोगों को स्ट्रेस था, एंजाइटी थी। तो हमने एक्सपर्ट्स के साथ मिल करके ये प्रोग्राम चलाया कि कैसे लोग इसका वो कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे वेबिनार भी कराए और कई सारे हमने अलग अलग जगहों पे वो एक्सपर्ट्स को बुला करके खासकर महिलाओं के साथ उनका इंटरेक्शन कराया, सो दैट कि वो चीज़ों पे भी वर्क किया जा सके। और इसके अलावा आप अपना जो हमारा मेंटर्स प्रोग्राम हुआ है और स्मार्ट क्लिनिक प्रोग्राम्स है। तो इस टाइप से कई ये सभी जो हमारे जो 5 एलिमेंट्स हैं, स्वच्छ, सुंदर, साक्षर, स्वस्थ और स्वावलंबी, इन 5 एलिमेंट्स पे अलग अलग प्रोग्राम्स हैं, सो दैट कि इससे हम गाँव का पूरा सर्वांगीण विकास कर सकें। और कहते भी है ना कि गांव में तो होनहारों की कमी नहीं होती है। गांव में एक से एक युवा है जिसके भीतर कुछ ना कुछ टैलेंट होता है, लेकिन कहते हैं ना कि बस उस टैलेंट को पहचानने वाले की जो परख है वो होनी चाहिए कि कौन उसको परख लेता है या कहाँ हम उसको मौका दिला सकते हैं। तो ऐसे जो गांव में टैलेंट भरे हुए हैं, ऐसे जो युवा हैं, क्या उनके लिए भी आप कुछ काम कर रहे हैं कि जिस काबिल ये व्यक्ति है इसको वहाँ तक पहुँचाया जाए, उसमें ऐसी कोई मदद? जी हाँ, इसका आपको बताऊँ, हमारा एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हमारा जो स्मार्ट स्किल बिल्ड प्रोग्राम है जी। उसमें हमने एक रिचा फाउंडेशन के साथ हम लोगों ने काम किया। और उसमें हमारा एक नितिन मिश्रा करके एक छात्र था जिसने ITI वगैरह किया और गांव में सर्च कर रहा था कि क्या और किया जा सकता है। फिर वो हम लोगों से जुड़ा और फिर उन्होंने अलग अलग प्रोग्राम्स, जो अलग अलग सर्टिफिकेशंस थे उसने किया और उसके बाद आज वो एम्प्लॉयड है, वो जॉब कर रहा है और गांव में ही रह के वो अलग जो डिजिटली और दूसरी चीज़ें हैं वो वहाँ से मतलब कुल मिलाकर आप दोनों ने ये ठाना है कि गांव से पलायन नहीं होने देना है किसी भी कीमत पर, और वो जो बचपन के यार दोस्त हैं वो हमें गांव में ही मिलने चाहिए, गांव से बाहर नहीं होने चाहिए, सब कुछ गांव में ही अवेलेबल होना चाहिए। जी, बिल्कुल बहुत सही। अच्छी पहल है आप दोनों की ये, और इसको तो पूरा देश सराहा रहा है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अपने कार्यक्रम मन की बात में आप दोनों का जिक्र किया। इसके लिए आप दोनों बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।